हमारे जीवन में क्रोध और आंधी एक समान है साथियों। क्योंकि आंधी और क्रोध दोनों के जाने के बाद ही पता लगता है कि नुकसान कितना हुआ है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप सभी का ग्रेड फर्स्ट हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर अपना जो स्नातकोत्तर वाला पाठ्यक्रम है वहाँ से रस निष्पत्ति वाला आज बिंदु हम ले रहे हैं। रस निष्पत्ति हो गया, साधारणीकरण हो गया, ये तमाम बिंदु है जो हम धीरे धीरे करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप अभी शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ जो भी आपके फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले साथी हैं, ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। और सारा का सारा जो मैटर है बिल्कुल ऑथेंटिक है और यूँ समझिए कि 99.99% तक तो मुझे विश्वास है कि सारा मैटर, अगर रस निष्पत्ति से संबंधित कोई सवाल आया तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी फिर रेयर चांसेज है और कहीं से भी आ सकता है। और पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया आपने तो कर लीजिए। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 8000 से अधिक लोग हैं जो जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं रस निष्पत्ति को। किस प्रकार से रस निष्पत्ति है जो होती है साहब। रस के विषय में आप बहुत से चीज़ें जानते हैं। रस सिद्धांत के विषय में क्या कुछ कौन कौन से रस है क्या है उनकी बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट रस निष्पत्ति की है जो बात करेंगे। भरत साहब का जो सूत्र है और उनके जो व्याख्याकार हैं वो क्या क्या कहते हैं, किस प्रकार से रस निष्पत्ति है जो से अवगत करवाते हैं हमें, वो चीज़ देखेंगे। चलिए साहब, कि किसी काव्य के अध्ययन से पाठक को रस या आनंद की अनुभूति कैसे होती है। कोई भी काव्य पढ़ा, आपने अध्ययन किया, तो पाठक को रस या फिर आनंद की अनुभूति, आनंद है जो कैसे आता है उसको, यह रस सिद्धांत के आचार्यों में पर्याप्त चर्चा का विषय है जो बना रहा है। रस सिद्धांत के जितने भी आचार्य हुए हैं उन्होंने इस विषय पर चर्चा की कि कोई काव्य, उसको कोई पाठक है जो अध्ययन करता है उसका, तो उसको उसका आनंद है, उस आनंद की अनुभूति उसे कैसे होती है। तो इस विषय पर, इसी बिंदु पर आनंद की अनुभूति कैसे होते हैं उनके, इस विषय पर सर्वप्रथम उल्लेख किया था भरत मुनि ने। तो ध्यान में रखना, रस निष्पत्ति से संबंधित सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? भरत मुनि ने। पहला सवाल यही बन जाएगा आपको। और कहाँ पर? भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में। कौन से रचना में? नाट्य शास्त्र में है जो किया। ठीक बात। दूसरा सवाल, रस के संपूर्ण विवेचन का आधार भरत का रस निष्पत्ति विषयक यह इतिहास प्रसिद्ध सूत्र है। तीसरा सवाल यहाँ से यह बन जाएगा, पूछ लिया जाए परीक्षा में कि रस के संपूर्ण विवेचन का आधार किसका सूत्र है। रस के संपूर्ण विवेचन का आधार किसका सूत्र है? तो भरत साहब का रस निष्पत्ति विषयक ये सूत्र है। या आप यहाँ तो सीधा उत्तर हो जाएगा भरत साहब का रस सूत्र। ठीक है। और वो रस सूत्र कौन सा है? यह है साहब, तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ही। ये भरत साहब का नाट्य शास्त्र के अंदर आपको रस सूत्र है जो देखने को मिलता है। और यही रस के संपूर्ण विवेचन का क्या है? आधार है। यहाँ इस प्रकार से भी सवाल है जो पूछा जा सकता है। ये दे दिया आपको सूत्र और पूछ लिया किसका सूत्र है? भरत साहब का। एक सवाल ये बन गया। ठीक है। अब क्या है कि तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ही, यानी कि विभावबद्ध अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति किस प्रकार होती है? विभावबद्ध अनुभाव, विभावानुभाव, ठीक है, और व्यभिचारी भाव के संयोग से क्या, इन जब का संयोगाद्रस संयोग होता है इन दोनों का, तब क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है साहब, आनंद प्राप्त होता है। अब देखिए जो ये सूत्र है, तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ही, इस सूत्र में हम बात करें, इसकी थोड़ी और व्याख्या करें तो यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। इस सूत्र में प्रयुक्त संयोग और निष्पत्ति शब्दों से भरत का क्या तात्पर्य है? अगर पूछ लिया जाए, इस सूत्र में एक शब्द तो आया संयोग और दूसरा है निष्पत्ति, इन शब्दों से भरत साहब का, तो यहाँ पर संयोग और निष्पत्ति शब्दों से भरत का क्या तात्पर्य है? दूसरा, रस का उद्गम स्थान कहाँ है? सहृदय उसका उपयोग करता है। सहृदय उसका उपयोग करता है किस प्रकार से? तो आश्रय, अभिनेता, प्रेषक आदि का रसोत्कर्ष की प्रक्रिया में क्या स्थान है?
इत्यादि महत्वपूर्ण प्रश्नों का स्वयं उत्तर न देकर इस विषय में उन्होंने कुछ वाक्य है जो दिए हैं, जो उनके मत से क्या उद्धत किए जा सकते हैं। अब देखिए, संयोग और निष्पत्ति शब्दों से क्या तात्पर्य हो गया, रस का उद्गम स्थान कहाँ है, सहृदय उसका उपयोग करता है किस प्रकार से, आश्रय अभिनेता इनके हृदय में किस प्रकार से रसोत्कर्ष होता है, क्या स्थान है। तो ये जो सारे के सारे सवाल इतने उठते हैं, उन सब का उत्तर है जो इस सेंटेंस के अंदर कुछ वाक्यों में है जो उन्होंने दिया। क्या, यथा ही नाना वयम जनौषद्रव्ये संयोगादश निष्पत्तिर्भवति यथा ही गुणाधिर्भिर्वैव जनेरोषधिभिश्च षाड्पादयो रसा निर्वर्तन्ते तथा नाना भावोपगता अपि स्थायिनो भावा रस्वतो भानुवन्ति। यानी कि जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, यथा ही नाना वयम, तो जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों तथा द्रव्यों के संयोग से रस की है जो निष्पत्ति होती है। व्यंजन खाते हैं, औषधियों का स्वाद होता है, या अलग अलग कोई द्रव्य पदार्थ होते हैं, उनके संयोग से जो रस भोज्य पदार्थ हो उसको हम जब ग्रहण करते हैं, जो उस समय आनंद की रस की निष्पत्ति होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार आगे और एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार गुड़ादि द्रव्य, गुड़ वगैरह व्यंजनों और औषधियों से षाड्वादि रस बनते हैं, उसी प्रकार विविध भावों से, अब यहाँ पर रस की निष्पत्ति किस प्रकार होती है, विविध भावों से संयुक्त होकर स्थायी भाव भी रस रूप को है जो प्राप्त होते हैं। स्थायी भाव जो हैं वो रस रूप को प्राप्त होते हैं। चलिए साहब, अब जो भरत साहब का जो कथन है ऊपर वाला अभी जो हमने देखा, तो इसके अंदर स्पष्ट है कि संयोग का अर्थ संसर्ग और निष्पत्ति का अर्थ नवरूप प्राप्ति या निर्मित है। नोट कर लीजिए इस चीज़ को आप, या ये सारे टॉपिक हो जाएंगे, चारों पांचों बिंदु अपने स्नातकोत्तर वाले, तो एक साथ सारों की पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। परीक्षा में ये सवाल पूछा जा सकता है कि भरत के अकॉर्डिंग, भरत साहब के अकॉर्डिंग संयोग का क्या अर्थ है, तो संयोग का अर्थ हो जाएगा संसर्ग, और निष्पत्ति का अर्थ पूछा जाए तो नवरूप प्राप्ति या फिर निर्मित। संयोग का संसर्ग और निष्पत्ति का अर्थ नवरूप प्राप्ति, नया रूप प्राप्त या निर्मित। ठीक है, अब निष्कर्ष देखें हम भरत साहब के इस सूत्र वगैरह, भरत साहब के इस मत का निष्कर्ष हम बात करें तो रस आस्वाद नहीं आस्वाद्य है। पूछा गया पहले भी सवाल, रस आस्वाद है या आस्वाद्य है, तो रस आस्वाद नहीं आस्वाद्य है। अनुभूति नहीं, अनुभूति का ये विषय है, अनुभूति नहीं अनुभूति का विषय है। स्थायी भाव रस नहीं रस का आधार है। स्थायी भाव क्या है, रस नहीं है, रस का क्या है, आधार है। तीसरा मत निष्कर्ष के रूप में निकल कर आता है कि स्थायी भाव सहृदय सामाजिक का नहीं होता, काव्य के नायक का हो सकता है। सहृदय स्थायी भाव जो है सहृदय सामाजिक का नहीं होता, काव्य या नाट्य के जो नायक होता है उसका है जो स्थायी भाव होता है वो। और रस वस्तु रूप से रंगमंच पर जो उपस्थित रहता है। रस क्या है, वस्तु रूप से रंगमंच पर क्या रहता है, जब नाट्य होता है तो उसमें रंगमंच पर उपस्थित रहता है, जो वो आनंद है, रस है वो। अब देखिए यहाँ पर भरत सूत्र में अपने विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव पर किसी को आपत्ति नहीं है। जो भरत सूत्र दिया है उसमें विभाव की बात करें, अनुभाव की बात करें, व्यभिचारी भाव की बात करें, तो इस पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जो इसमें दो शब्द आए हैं, संयोग और निष्पत्ति, इन शब्दों की व्याख्याएं इन आचार्यों के सिद्धांतों के निरूपण का कारण है। इस विषय में 4 व्याख्याकार प्रमुख है। तो संयोग और निष्पत्ति शब्दों को लेकर 4 व्याख्याकारों ने व्याख्या की सिद्धांत को लेकर और आगे। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है, भरत साहब का जो रस सूत्र है उसके ऊपर कितने व्याख्याकारों ने व्याख्या की है प्रमुख रूप से, तो 4 का नाम आता है। ठीक है, संयोग और निष्पत्ति को लेकर आगे। तो सबसे पहले नाम आता है भट्ट लोलट साहब का। तो यहीं से सवाल बन जाएगा पहला, भट्ट लोलट साहब का मत क्या है, उत्पत्तिवाद। तो उत्पत्तिवाद परीक्षा में सवाल आ गया, उत्पत्तिवाद मत किसका है, तो साहब क्या करोगे आप, भट्ट लोलट साहब। पहला सवाल ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, भट्ट लोलट साहब उत्पत्तिवाद के अंदर क्या कहते हैं। अभी तक भी लाइक शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर दें, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट वालों के लिए ज़बरदस्त कक्षा होने वाली है। तो भरत सूत्र के प्रथम व्याख्याकार हैं आचार्य भट्ट लोलट। ये सवाल भी पूछा गया कई बार कि भरत सूत्र के प्रथम व्याख्याकार हैं
जो चारों मत है वो तो आएंगे आएंगे, लेकिन उन चारों मत में एक मत ये आएगा, तो उत्तर हो जाएगा आचार्य भट्टलोलट। तो भट्टलोलट भरत सूत्र के प्रथम व्याख्याकार हैं। या सवाल ये भी बन जाए, आचार्य भट्टलोलट भरत सूत्र के व्याख्याकार हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो वहाँ पर आपको ध्यान में रखना है प्रथम व्याख्याकार है। इस प्रकार से भी सवाल है जो बनाया जा सकता है। इनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है भट्टलोलट साहब का। अभिनव भारती और काव्य प्रकाश में उनके उद्धरण उपलब्ध होते हैं। तो वैसे तो स्वतंत्र रूप से तो इनका कोई ग्रंथ नहीं है भट्टलोलट साहब का, लेकिन अभिनव भारती के अंदर और काव्य प्रकाश में इनके उद्धरण है जो उपलब्ध होते हैं, किनके? भट्टलोलट साहब के। और उन्हीं के आधार पर इनके मत का क्या है? निरूपण है जो किया जाता है। क्या कहते हैं? काव्य प्रकाश के अंदर इनका जो उद्धरण मिलता है उसके अनुसार क्या लिखा देखने को मिलता है हमें कि विभाव अर्थात ललना आदि आलंबन और उद्यान आदि उद्दीपन कारणों का जो रति आदि भाव उत्पन्न होता है, अनुभाव अर्थात कटाक्ष, भुज फड़काना आदि कार्यों से प्रतीति के योग्य किया जाता है। व्यभिचारी भाव यानी कि निर्वेद आदि सहकार्यों द्वारा पुष्ट यानी उपचित किया जाता है और साक्षात रूप से अनुकार्य राम आदि में रहता है। किंतु नर्तक में भी राम आदि रूपता का अनुभव होने के कारण वह स्थायी उसमें भी प्रतीत होता है, और वही क्या है? रस है। दोबारा समझिए, कोई नाटक वगैरह कर रहा है, जो नर्तक है वो राम आदि का रूप धारण कर रखा है उसने, तो उसके अंदर भी राम आदि रूपता का अनुभव होने के कारण वह स्थायी उसमें प्रतीत, जो स्थायी भाव है उसके अंदर हम देखते हैं। देखिए, विभाव अर्थात ललना आदि, आलंबन और उद्यान आदि क्या हो जाएंगे? उद्दीपन कारणों का जो रति आदि भाव उत्पन्न होता है इनकी वजह से। अनुभाव यानी कटाक्ष, अनुभवों के अंदर आता है कटाक्ष, भुज फड़काना आदि हो गए। कार्य से प्रतीति के योग्य किया जाता है, सामने समक्ष आने के योग्य किया जाता है। व्यभिचारी भाव में बात करें तो निर्वेद हो गया, सम वगैरह बहुत सारे होते हैं। व्यभिचारी भाव अर्थात निर्वेद आदि सहकार्य, इन सब के सहकारिता के साथ में जो पुष्ट होता है, और बाद में साक्षात्कार रूप से अनुकार्य जो होता है राम आदि में क्या रहता है। किंतु जो नर्तक होता है उसमें भी राम आदि रूपता का अनुभव होने के कारण वह स्थायी उसमें भी प्रतीत होता है, और वही क्या है? रस है। ये काव्य प्रकाश के अंदर उद्धरण इनका मिलता है। अब तो देखिए ये क्या क्या बताते हैं कि संयोग क्या है, निष्पत्ति क्या है। तो भट्टलोलट साहब क्या कहते हैं? भट्टलोलट साहब संयोग का अर्थ बताते हैं कि भट्टलोलट के अनुसार स्थायी भाव के साथ विभाव आदि का संयोग विविध है। अब क्या क्या है? विभाव और स्थायी भाव में क्या रहता है? उत्पाद्य और उत्पादक। भट्टलोलट साहब कहते हैं कि विभाव और स्थायी भाव में रहता है उत्पाद्य और उत्पादक। सीधा सीधा पूछा जा सकता है, अनुभाव और स्थायी भाव में बोध्य और बोधक। अनुभाव और स्थायी भाव में बोध्य और बोधक, और व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव पोष्य और पोषक। ये संयोग यहाँ पर इस प्रकार से है जो बताते हैं। ये समझ गए बात को? तो भट्टलोलट साहब क्या कहते हैं कि स्थायी भाव के साथ विभाव आदि का संयोग विविध है। तो इस प्रकार से है जो स्थायी भाव का विभाव आदि के साथ संयोग होता है। तीन तरीके से विभाव और स्थायी भाव में उत्पाद्य और उत्पादक इस रूप में भी बताते हैं ये संयोग। अनुभाव और स्थायी भाव में बोध्य बोधक के रूप में बताते हैं, और व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव पोष्य पोषक के रूप में भी ये क्या बताते हैं? संयोग बताते हैं स्थायी भाव का इन सब के साथ में। तो ये हो गया इनका संयोग वाला चक्र। अब लोलट साहब अपने निष्पत्ति के विषय में क्या लिखते हैं? तो भट्टलोलट ने रस निष्पत्ति के व्यापार को 3 भागों में विभाजित कर दिया है। तो पूछा जा सकता है ये सवाल भी, भट्टलोलट ने रस निष्पत्ति के व्यापार को कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में। कौन कौन से देखते हैं? प्रथम है उत्पत्ति। प्रथम क्या है? उत्पत्ति। अब उत्पत्ति विषय में क्या कहते हैं? उत्पत्ति में कहते हैं क्योंकि विभाव भाव को उत्पन्न करते हैं। क्या कहते हैं? उत्पत्ति के अंदर ये कहते हैं कि जो विभाव होते हैं वो भाव को उत्पन्न करते हैं। और दूसरा ये बताते हैं प्रतीति। पहला बता दिया उत्पत्ति, और दूसरा भाग बता दिया इन्होंने निष्पत्ति के व्यापार का प्रतीति। क्योंकि अनुभवों के द्वारा सामाजिक को भाव की प्रतीति होती है। जो भी अनुभव होते हैं उनके द्वारा ही सामाजिक को क्या भाव की प्रतीति, यानी वो प्रतीत होता है कि इस प्रकार से भाव है जो परिलक्षित हो रहा है, प्रतीति होती है। और तीसरा बताते हैं ये पुष्टि।
क्योंकि संचारी भाव स्थायी भाव के पोषक है। संचारी भाव क्या है, स्थायी भाव के क्या है, पोषक है, और तीनों के प्रभाव से रस की निष्पत्ति है जो होती है। तो उत्पत्ति, प्रतीति और पुष्टि, इन तीनों के प्रभाव से क्या होती है, रस की निष्पत्ति होती है। अतः निष्पत्ति का अर्थ हुआ उपचिति। ये क्या कहते हैं, निष्पत्ति का अर्थ क्या हुआ, उपचिति। ठीक है बात, ये तीनों चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना। भट्ट लोलट ने रस निष्पत्ति के व्यापार को 3 भागों में बांटा है। पहले का नाम देते हैं उत्पत्ति, दूसरे का बताते हैं प्रतीति, और तीसरे का बताते हैं पुष्टि। और इन्हीं के सबके मेल से, इन सभी के प्रभाव से रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। और निष्पत्ति का अर्थ हुआ क्या फिर, उपचिति। आरोपवाद के विषय में ये लिखते हैं, तो लोलट के अनुसार रस मूलतः अनुकार्य में निबद्ध रहता है। अनुकार्य में रहता है, ये अनुकार्य में पीछे अभिनय कुशलता के कारण सामाजिक जो नट होता है पर मूल पक्ष का आरोप कर लेता है। अभिनय कुशलता के कारण सामाजिक नट पर मूल पक्ष का क्या आरोप कर लेता है, और नट नटी पर मूल पक्षों के इस आरोप के कारण ही लोलट का मत है जो आरोपवाद कहलाता है। यानी कि मैं किसी न किसी का रोल है जो अदा कर रहा हूँ, और मैं जिसका रोल अदा कर रहा हूँ उसका प्रभाव है जो क्या, उसका आरोपण मेरे ऊपर है जो हो जाता है। ठीक है, मैं तो एक सामान्य जन हूँ और मैं किसी का रोल कर रहा हूँ, तो उसका जो किरदार है वो मैं जीने लग जाता हूँ। तो अभिनय कुशलता के कारण सामाजिक नट पर है जो मूल पक्ष का आरोप कर लेता है, और नट नटी पर मूल पक्षों के इसी आरोप के कारण ही लोलट का क्या मत क्या कहलाता है, आरोपवाद कहलाता है। तो लोलट के मत को क्या कहा जाता है, आरोपवाद भी है जो कहा जाता है, आरोपवाद कहलाता है। अब रस की स्थिति क्या रहती है इनके इस सिद्धांत के अनुसार, तो लोलट साहब के अनुसार रस की स्थिति मूल पात्र में होती है। जो मूल करेक्टर होता है उसके अंदर क्या रहती है, रस की स्थिति रहती है। और नट में रस है जो आरोपित रहता है। रस की स्थिति मूल पात्र में होती है, बिल्कुल ठीक है, और नट में रस क्या आता है, आरोपित रहता है। अब मान लो मैं कोई न कोई कविता पढ़ रहा हूँ, तो जो कविता है, जो कविता के अंदर रस है, जो रस की स्थिति उस मूल पात्र में, उस मूल कविता के अंदर ही है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, यानी मैं नट की भूमिका में हूँ, तो मैं रस है जो आरोपित होता है। तो उस कविता में जो रस है वो मैं वाचन कर रहा हूँ, तो मेरे के अंदर वो क्या हो जाएगा, आरोपित हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अतः वस्तुतः से रस की स्थिति काव्य निबद्ध नाम अर्थात अनुकार्य में है। ठीक है, वस्तुतः रूप में हम देखें तो रस की स्थिति क्या है, काव्य निबद्ध नाम अर्थात अनुकार्य में शामिल है जो होती है। अब इस जो सिद्धांत है भट्ट लोलट साहब का, इसकी क्या क्या प्रमुख बात निकल कर आती है शक्ति में देखें तो भट्ट लोलट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रस निष्पत्ति विषयक विवाद का जो श्री गणेश किया। विवाद सबसे पहले परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रस निष्पत्ति विषयक विवाद का श्री गणेश किसने किया, तो भट्ट लोलट साहब ने किया था। इन्होंने कहा था नहीं इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से होगा साहब रस निष्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, दूसरी बात, उन्होंने ऐतिहासिक व्यक्तियों में रस की स्थिति मानकर सौंदर्य या रस को विषयगत माना और काव्य की महत्ता का क्या किया, प्रतिपादन किया। ये इनके बात का सारांश रूप में जो निकल कर आता है। तीसरी बात आती है कि नट में भी रसानुभूति की स्थिति को स्वीकार किया। इन्होंने लोलट साहब ने नट में भी रसानुभूति की स्थिति को स्वीकार किया है। वस्तुतः नट के लिए भी रसानुभूति अनिवार्य है। नट के लिए भी जो कर रहा है प्रदर्शित, उसके लिए भी रसानुभूति अनिवार्य है, और उसके बिना सफल अभिनव है जो संभव नहीं, सफल अभिनय संभव नहीं है। अब शक्ति के बाद में इनकी सीमाओं की बात करें, किन किन चीज़ों को इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, तो लोलट ऐतिहासिक व्यक्तियों और कवि निबद्ध व्यक्तियों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाए। ये इनकी कमियां कह दो या सीमाएं कह दो, बाउंड्री की इस सीमा से आगे ये जो नहीं देख पाए। तो आगे और एक्सपेरिमेंट हुए, इसके अंदर और व्याख्या हुई, तो पता लगा कि ये यहीं तक जाकर है जो सीमित हो गए। तो लोलट साहब क्या ऐतिहासिक जो व्यक्ति है और जो कवि निबद्ध व्यक्ति है उनमें अंतर स्पष्ट जो नहीं कर पाए। ये भी स्पष्ट नहीं है कि जिस प्रकार दर्शक नाटक देखने के समय रसानुभव करता है, नाटक देखते समय जो पाठक जो नाटक देखते समय दर्शक है वो रस का अनुभव करता है, और नट अभिनय के समय उसी प्रकार कवि स्वयं भी नाटक या काव्य की सृजना के समय रसानुभव करता है। ठीक है, ये तीनों की चीज़ आ गई कि नाटक करते समय जो नाटककार है, नट है, वो किस प्रकार से अनुभव करता है, और देखने वाला दर्शक किस प्रकार से अनुभव करता है, और उसको जो रचने वाला है
वो किस प्रकार से अनुभव है जो करता है। दूसरी बात इस सीमा तक ये पहुँचे कि सामाजिक के रसास्वादन को गौण स्थान दिया। सामाजिक के रसास्वादन को गौण स्थान दिया। इन्होंने सामाजिक के अंदर कोई रसास्वादन की होगा नहीं होगा, आस्वादन होगा, मज़ा आएगा नहीं आएगा, उसको क्या उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, गौण स्थान दिया उसको। तीसरी बात आती है, यदि भावों की उपचित अवस्था ही रस है तो भावों को कर्मिक उत्कर्ष और अपकर्ष में आने वाले विभिन्न अवस्थाओं के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। इन्होंने ये तो कह दिया कि भावों की उपचित अवस्था क्या है, रस है, ठीक है, ये तो कह दिया इन्होंने। तो भावों को फिर कर्मिक उत्कर्ष, धीरे धीरे जो उत्कर्ष हुआ भावों का, और अपकर्ष में आने वाले जो विभिन्न अवस्थाएं हुई, कई जगहों पर रसास्वादन हुआ, कहीं पर नहीं हुआ, तो रस की जो कर्मिक उत्कर्ष की बात हुई, कर्मिक अपकर्ष की जो आने वाली विभिन्न अवस्थाएं हुई, इनके विषय में ये कुछ है जो इन्होंने नहीं कहा। यहाँ तक ये सीमित है जो रह गए साहब। ये तो हो गया अपने भट्ट लोलट साहब का मत। दूसरा मत आता है शंकुक साहब का अनुमितिवाद। कौन सा? शंकुक साहब का आता है अनुमितिवाद। तो एक सवाल यहीं से शुरू हो जाएगा आपके कि अनुमितिवाद किसने दिया? तो किसका है ये? शंकुक साहब, या शंकुक साहब का मत है अनुमितिवाद। ठीक बात। दूसरा सवाल यहीं से बन जाएगा, भरत सूत्र के दूसरे व्याख्याता आचार्य शंकुक हैं। परीक्षा में सवाल आ गया भरत सूत्र के दूसरे व्याख्याता आचार्य हैं, तो वहाँ पे लोलट दे दिया, शंकुक दे दिया, आगे और हम बात करेंगे उनकी, तो आपको ध्यान में रखना शंकुक साहब दूसरे। यह सवाल ऐसे आ गया, भरत सूत्र के दूसरे व्याख्याता हैं, भरत सूत्र के शंकुक भरत सूत्र के व्याख्याता हैं, पहले दूसरे तीसरे चौथे, तो वहाँ पर आपको ध्यान में रखना ये क्या है? दूसरे व्याख्याकार हैं। ठीक है, 3-4 सवाल यहीं से बनाए जा सकते हैं, और ये सवाल बनाए गए, पहले भी बनाए गए हैं। आगे हम बात करें तो इनकी व्याख्या का आधार न्यायशास्त्र का अनुमान प्रमाण है। ठीक है, इन्होंने भट्ट लोलट के मत को भ्रामक कहा है। तो भट्ट लोलट साहब का जो उत्पत्तिवाद हमने देखा, उसको इन्होंने क्या कहा कि ये भ्रामक है साहब। और उनका मत इस प्रकार है क्या कि रस की उत्पत्ति का कारण नट से मूल पात्र और उसके भावों का आरोप नहीं अपितु अनुमान है। क्या कहते हैं शंकुक साहब कि रस की जो उत्पत्ति का कारण है वो नट से मूल पात्र और उसके भावों का आरोप नहीं है, अपितु क्या है? एक अनुमान है। ज्ञात से अज्ञात का ही अनुमान प्रमाण है। ज्ञात से फिर अज्ञात का ज्ञान ही क्या है? अनुमान। ज्ञान ही अनुमान प्रमाण है। और धुएं के प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष अग्नि की संभावना अनुमान प्रमाण है। धुएं के प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की, धुआं उठ रहा है प्रत्यक्ष रूप में देख रहा है, तो अप्रत्यक्ष रूप में अग्नि की संभावना है, ये अनुमान क्या है? प्रमाण है। कहीं धुआं उठ रहा है तो हम देखेंगे कि अग्नि भी कहीं ना कहीं है अप्रत्यक्ष रूप से, उस प्रकार से अनुमान क्या? प्रमाण है। उसी प्रकार रंगमंच पर उपस्थित नट में राम आदि क्या है? प्रमाण है साहब। कोई प्रदर्शित कर रहा है तो उसके अंदर की उपस्थित जो नट में के राम आदि क्या है? वो प्रमाण है कि हाँ रस है, इसके अंदर अभिव्यक्ति हो रही है कुछ न कुछ। शंकुक के इस अलौकिक अनुमान का आधार है चित्र तुरंग न्याय। परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है, शंकुक के इस अलौकिक अनुमान का आधार पूछ लिया जाए आपसे तो चित्र तुरंग न्याय बताना है आपको। जो प्रचलित लोक प्रसिद्ध 4 प्रकार से भिन्न है, प्रचलित ज्ञान की 4 पद्धतियाँ हैं। तो जो ये चित्र तुरंग न्याय है, इसके भी 4 प्रकार से भिन्न है, और इसकी प्रचलित जो ज्ञान है ये चित्र तुरंग न्याय का, वो इसकी 4 पद्धतियाँ। और कौन कौन सी ये 4 पद्धतियाँ देखिए। पहला है सम्यक ज्ञान, राम को राम समझना, जो दिख रहा है उसको वही समझना। ठीक बात। दूसरा मिथ्या ज्ञान, राम को राम न समझ कर कुछ अन्य समझना, जो आपको दिख रहा है उसको वो नहीं समझ कर कुछ अन्य समझना कि नहीं इसमें तो कुछ ये मामला, यहाँ से ये सीखने को मिला, यहाँ पे ये कुछ दिखाई दे रहा है। तीसरा क्या है? राम है अथवा नहीं ऐसा संदेहपूर्ण ज्ञान, कि ये जो प्रदर्शित कर रहा है, जो ये दिख रहा है हमें, ये है या नहीं, उस पर संदेह करना कि जिसके बारे में बता रहा है वो है या नहीं। चौथा सादृश्य ज्ञान, राम को देख कर ये कहना कि राम जैसा है। किसी को आपने देखा तो देखते उसके स्वभाव वगैरह जो सारा कुछ करेक्टर कंप्लीट, उसको देखते कि नहीं ये राम जैसा है, ये कहना कि राम जैसा है, राम को देख कर ये कहना कि राम जैसा है। तो
प्रचलित ज्ञान की 4 पद्धतियाँ आपसे पूछ लिए जाए, चित्त तुरंग न्याय जो प्रचलित लोक प्रसिद्ध 4 प्रकार से भिन्न, किस प्रकार से? सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान और सादृश्य ज्ञान। ठीक बात। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी ओर। तो वस्तुतः हम बात करें जो चित्र तुरंग ज्ञान इन 4 प्रकार के ज्ञान से क्या भिन्न है? चित्त तुरंग ज्ञान इन 4 प्रकार के ज्ञान से क्या है? भिन्न है। जैसे चित्र लिखित अश्व को देखकर, जैसे चित्र लिखित अश्व को देखकर उसके वास्तविक अश्व के गुणों का अनुमान करके आनंद उठाया जा सकता है। कोई आपने चित्र देखा घोड़े का या किसी और का भी, तो चित्र को देखा, अश्व को देखकर उसके वास्तविक जो अश्व है, वास्तविक जो घोड़ा होता है, उसके जो गुण होते हैं उनका अनुमान करके आनंद उठाया जा सकता है। अगर हष्टपुष्ट तरीके से कोई चित्र बनाएगा, उसको देखोगे आप तो आप पूरी इमेजिन करोगे, उसको तो फीलिंग आएगी, तो आप जो रियल में देखोगे घोड़ा, अश्व जो देखोगे उसका आनंद जो उठाया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर नट नटी, दुष्यंत शकुंतला या फिर राम सीता, ये जो मान लिए जाते हैं वो रस का है जो आस्वादन करते हैं साहब। ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या संयोग होता है, क्या निष्पत्ति होती है, क्या रस की स्थिति होती है। इस अपने शंकुक साहब के मत में संयोग के विषय में ये लिखते हैं, अनुमाप्य अनुमापक संबंध। संयोग में क्या होता है? अनुमाप्य और अनुमापक संबंध बताते हैं ये। निष्पत्ति में अनुमान या अनुमिति, जैसे कि हमने बात की, निष्पत्ति में क्या अनुमान या अनुमति के आधार पर की निष्पत्ति होती है। रस की स्थिति की हम बात करें किस सिचुएशन में होता है, तो लोलट की भांति शंकुक ने भी रस की स्थिति अनुकार्यगत है जो मानिए, कार्य के अकॉर्डिंग अनुकार्यगत है जो मानिए, उसके बाद में होती है। अब प्रमुख बातें निष्कर्ष रूप में क्या सार क्या बताते हैं कि शक्ति के अंदर या विशेषताओं में क्या कहते हैं ये। तो शंकुक का जो योगदान इतना है, निष्कर्ष तौर पे देखें तो शंकुक का योगदान इतना है कि नट नटी के अभिनय कौशल का आनंद भी रसानुभव में महत्वपूर्ण योग देता है। क्या कि जो प्रदर्शित करने वाला है, जो करने वाले नट नटी का जो अभिनय कौशल है, वो भी आनंद भी, कौशल का आनंद भी रसानुभव में महत्वपूर्ण योग देता है। आपको किसी भी का भी रासलीला, रामलीला जो प्रदर्शित की जा रही है, तो उस रामलीला के अंदर, कृष्ण लीला के अंदर, रासलीला के अंदर जो मूल आनंद है, वो जो रस है, वो तो अनुभव हो रहा है, लेकिन वो जो अनुभव है, जो रस है, वो प्रदर्शित करने वाले के कौशल के ऊपर निर्भर करता है ज़्यादा। इनकी वजह से वो है जो और बढ़ जाता है। तो मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं नट और नटी भी। ठीक है, रस के आनंद की उत्पत्ति के अंदर। अगली बात ये क्या कहते हैं कि रस सिद्धांत को पूर्णतः वस्तुपरक स्थिति से हटाकर, माफ कीजिए, रस सिद्धांत को पूर्णतः जो वस्तुपरक स्थिति होती है उससे हटाकर व्यक्तिपरक स्थिति की ओर एक पग आगे बढ़ाया। कि वस्तुपरक न होकर उसको हटाकर व्यक्तिपरक स्थिति, कि नहीं इनका भी मुख्य रोल रहता है, उस व्यक्तिपरक स्थिति की ओर एक पग आगे और एक स्टेप और आगे बढ़ाइए। किंतु फिर उत्पत्तिवाद की शंकाएं ज्यों की ज्यों है जो रह जाती है। फिर भी लोग समझ नहीं पाते कि ये उत्पत्ति होती कैसे है साहब। दोनों ने अपना अपना मत दे दिया, लोलट ने दे दिया, शंकुक ने दे दिया, लेकिन फिर भी ये लगता है कि रस की जो उत्पत्ति है वो शंकाएं बनी रहती, किस प्रकार से होती है और समझाओ साहब। तो सीमाओं में ये बात करें कि ये कहाँ तक पहुँचे। तो मनोविज्ञान की दृष्टि से अनुमान द्वारा रसानुभूति की बात मिथ्या है। मनोविज्ञान की दृष्टि, मनोविज्ञान क्या कहता है कि अनुमान से रस की अनुभूति हो, ये बात तो क्या झूठ है और लोकानुभव के विरुद्ध है। लोगों का जो अनुभव है कि ऐसे होते उसके बाद उसके विरुद्ध है ये। तो अनुमान से ज्ञान होता है, अनुभूति नहीं। तो आगे जो जितने भी मत प्रचलित हुए, जितनी भी व्याख्याएं हुई, और मनोविज्ञान भी कहता है कि अनुमान से ज्ञान होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन अनुभूति नहीं होती है साहब। ठीक है, जिसके द्वारा शोक, भय आदि कष्टप्रद भावनाएं रस रूप होकर आनंद प्रदायनी हो जाती है। शंकुक ने सहानुभूति तत्व का निषेध करके अनुमान के सिद्धांत द्वारा भ्रम पैदा किया। शंकुक ने क्या स्वानुभूति का जो तत्व उसका तो निषेध कर दिया और अनुमान के सिद्धांत के आधार पर क्या भ्रम ही पैदा किया एक तरीके से। फिर भी बात है जो समझ हमारे नहीं आई। तो आज की इस कक्षा के अंदर, रस निष्पत्ति की कक्षा के अंदर, हम रस निष्पत्ति की इस कक्षा के अंदर केवल 2 जो व्याख्याकार हैं उन्हीं को देखेंगे। लोलट साहब को देख लिया हमने और शंकुक को देख लिया। नेक्स्ट कक्षा के अंदर हम देखेंगे भट्टनायक को, आगे जो 2 व्याख्याकार और बचे हैं रस निष्पत्ति सूत्र से संबंधित, उनको देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन
क्लिक कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कवि आदिगणेश सिंह नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 8,000 के तकरीबन लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। इस वीडियो को प्रयास किया अच्छे से समझाने का, क्योंकि भाषा थोड़ी इसी प्रकार की है। एक बार और है जो आप इस वीडियो को देख लेना, अच्छे से समझ जाओगे कि ये क्या है। कुल मिला के बात जो है कि रस निष्पत्ति जो है इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं ये लोलट साहब अपने तरीके से, अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग, और शंकुक साहब अनुमितिवाद में अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग कि रस की निष्पत्ति, आनंद की निष्पत्ति, आनंद की हृदय के अंदर आनंद किस प्रकार से उत्पन्न होता है, निष्पत्ति किस प्रकार से होती है, उसको अपने अपने तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और किस बेस पर भरत साहब का जो सूत्र है उसकी व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं आगे। ठीक है, बाकी के दो मत नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेकंड पार्ट में। और इनकी PDF स्नातकोत्तर वाले जो सारे टॉपिक हो जाएंगे अपने, उनके बाद में मैं आपको एक साथ करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।